हमारे घरों में ऐसे बहुत सारे एप्लीकेंस होते हैं जो अल्टरनेटिंग करंट पर रन करते हैं। टीवी से लेकर फ्रिज तक या वॉशिंग मशीन से कूलर तक, ये सारे ही अल्टरनेटिंग करंट के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। अल्टरनेटिंग करंट क्यों, डायरेक्ट करंट क्यों नहीं, और ये अल्टरनेटिंग करंट होती क्या है? माय नेम इज राज। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट। तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट। ये अल्टरनेटिंग करंट होती क्या है? अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसी करंट होती है जिसकी जो डायरेक्शन होती है वो पीरियोडिकली चेंज होती है, उसकी डायरेक्शन पीरियोडिकली रिवर्स होती है, और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो भी टाइम के साथ वेरी करता है। टाइम के साथ उसका वेरिएशन किस तरीके का होगा, उसका ग्राफ कैसा होगा, और वो किस इक्वेशन को फॉलो करेगा, इन सभी को हम आगे पढ़ने वाले हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली। उसका डायरेक्शन जो है वो पीरियोडिकली चेंज क्यों होता है? अच्छा, हमें पता है करंट की डायरेक्शन हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होती है। अगर उसकी पोलैरिटी हम चेंज कर दें तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। यही रीज़न है अल्टरनेटिंग करंट का। जो अल्टरनेटिंग सोर्स होता है उसकी जो पोलैरिटी होती है वो स्विच करती है, वो एक टाइम इंटरवल के बाद वो स्विच कर जाती है। जो उसका पॉजिटिव पोल होता है वो नेगेटिव पोल बन जाता है, और जो उसका नेगेटिव पोल होता है वो पॉजिटिव पोल बन जाता है। तो इस तरीके से उसकी पोलैरिटी स्विच होने से उसकी डायरेक्शन पे इफेक्ट पड़ता है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसी करंट जिसकी डायरेक्शन जो है वो पीरियोडिकली चेंज होती है। इसका रीज़न है अल्टरनेटिंग जो सोर्स होता है उसका जो ईएमएफ है वो पीरियोडिकली स्विच करता है, उसकी जो पोलैरिटी होती है वो पीरियोडिकली स्विच होती है। तो रीज़न पोलैरिटी चेंजेस पीरियोडिकली। अच्छा, अल्टरनेटिंग सोर्स कहीं पर है, हम उसको कैसे समझेंगे, किस तरीके से पहचानेंगे कि वो अल्टरनेटिंग सोर्स का ईएमएफ है? तो अल्टरनेटिंग सोर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एक गोले के अंदर एक साइन वेव इसलिए क्योंकि जो उसमें ईएमएफ का वेरिएशन होता है वो साइनोसाइडल होता है, साइन वेव को फॉर्मेशन करता है। तो अल्टरनेटिंग जो सोर्स होता है एसी सोर्स, इसका सिंबल कुछ इस तरीके का, एक गोला उसमें एक साइन वेव। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है और सोर्स एक अल्टरनेटिंग सोर्स है जिसकी पोलैरिटी बार बार स्विच कर रही है। मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पर उसका जो लेफ्ट पोल है वो पॉजिटिव है, उसका जो राइट पोल है वो नेगेटिव है। तो करंट इसमें कुछ इस तरीके से फ्लो होती है, वो पॉजिटिव पोल से हायर पोटेंशियल से फ्लो करेगी और हायर पोटेंशियल से फ्लो करेगी और लोअर पोटेंशियल तक जाएगी। तो यहाँ पर जो करंट का फ्लो है वो क्लॉकवाइज है। बट जब इसकी पोलैरिटी स्विच कर जाती है तो जो पोल पॉजिटिव था वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया और जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर उसकी करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी और उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि इसका ये जो पोल था वो पॉजिटिव बन गया राइट पोल, और इसका लेफ्ट पोल नेगेटिव बन गया। तो इसमें जो करंट की फ्लो की डायरेक्शन होगी वो इस बार एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी कुछ इस तरीके से। जब करंट क्लॉकवाइज फ्लो होती है उसको हम बोलते हैं कि वो एक हाफ साइकिल है। जब करंट दूसरे हाफ में उसकी डायरेक्शन जो होती है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है, उसको हम लोग सेकेंड हाफ बोलते हैं। तो वन हाफ साइकिल प्लस वन हाफ साइकिल एक कंप्लीट साइकिल का फॉर्मेशन करते हैं। तो एक कंप्लीट साइकिल एक हाफ साइकिल और एक हाफ साइकिल से मिलकर बना होता है। मान लेते हैं एक कंप्लीट साइकिल में जो टाइम लग रहा है वो t टाइम है, तो हाफ साइकिल में t/2, अगले हाफ साइकिल में वो टाइम t/2 होगा। तो एक हाफ साइकिल का जो टाइम पीरियड होता है वो t/2 होता है। तो डायरेक्शन चेंज होने का यही मतलब हुआ। उसका रीज़न है अल्टरनेटिंग सोर्स की जो पोलैरिटी थी वो स्विच कर रही थी। आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि उसके मैग्नीट्यूड में वेरिएशन किस तरीके से होता है। तो मैग्नीट्यूड वेरी विद टाइम। अल्टरनेटिंग जो करंट होती है उसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ वेरी करता है। टाइम के साथ वो किस तरीके से वेरी करता है?
तो टाइम के साथ जो उसका वेरिएशन होता है वो सिनोसॉइडल होता है। मैग्नीट्यूड वेरी विद टाइम बिकॉज फंक्शन ऑफ करंट इज सिनोसॉइडल। जो करंट का फंक्शन होता है वो सिनोसॉइडल, वो टाइम के साथ सिनोसॉइडली बदलता है। अच्छा, अगर हम करंट वर्सेस टाइम का एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक साइन वेव आती है, वो कुछ इस तरीके से होती है। ये इस तरीके से उसका कुछ ग्राफ आता है, एक हाफ उसका पॉजिटिव एक हाफ उसका निगेटिव। ये सर्किट है, मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पर इसमें जो करंट फ्लो हो रही है कुछ आई अमाउंट की करंट फ्लो हो रही है। तो किसी इंस्टेंट पे उसका जो इसमें करंट होगी उसकी वैल्यू कुछ तो होगी, लेकिन अगले इंस्टेंट पे वो बदल जाएंगी, उसका वेरिएशन सिनोसॉइडल होता है। तो करंट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है इसमें ये वाला जो पोर्शन है इसका ये जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं कि ये 1/2 साइकिल है। 1/2 साइकिल में क्या होता है कि करंट की जो वैल्यू है, करंट की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई, एक मैक्सिमम वैल्यू तक गई, उसके बाद फिर वो डिक्रीज कर गई और t/2 टाइम पे वो 0 वैल्यू पर आ गई। देन अगेन उसकी वैल्यू फिर से इंक्रीज हुई निगेटिव में और एक मैक्सिमम वैल्यू पर आने के बाद उसकी वैल्यू फिर डिक्रीज होकर वो 0 पर पहुंच गई। इसमें ये जो नीचे वाला ग्राफ है, नीचे वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग -I0 बोलेंगे। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें I0 और -I0 यही करंट की मैक्सिमम वैल्यू है। I0 माइनस होने का मतलब ये होगा कि करंट की वैल्यू निगेटिव है, इसका मतलब वो उसकी रिवर्स डायरेक्शन को शो कर रहा है। रिवर्स डायरेक्शन का मतलब वहाँ पर करंट की वैल्यू निगेटिव है। तो अल्टरनेटिंग करंट उसका जो वेरिएशन होता है वो सिनोसॉइडल होता है। आगे चलते हैं और इस ग्राफ को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो अगर हम इस ग्राफ को थोड़ा स्टडी करें तो देखते हैं जैसे जैसे उसका टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे कुछ टाइम तक करंट की वैल्यू तो इंक्रीज करती है, उसके बाद एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन करने के बाद उसकी वैल्यू डिक्रीज होने लगती है और 0 पर पहुंच जाती है। तो पहले 0 से t/4 टाइम तक उसकी i की वैल्यू इंक्रीज हुई, उसके बाद t/4 के बाद उसकी वैल्यू t/2 तक उसकी i की वैल्यू डिक्रीज हुई। यहाँ पर ये जो करंट की वैल्यू है i वो इंक्रीज हुई कब से कब तक, 0 से t/4 तक वो इंक्रीज किया और t/4 से t/2 तक जो उसकी वैल्यू है करंट की वो डिक्रीज हुई। आगे देखते हैं तो t/2 से उसकी वैल्यू 3t/4 तक फिर से करंट की वैल्यू इंक्रीज हुई और फिर 3t/4 से उसकी वैल्यू t तक उस करंट की वैल्यू t तक वो करंट की वैल्यू डिक्रीज हुई। तो करंट पर सबसे पहले करंट की वैल्यू पीक पर गई, पीक से 0 पर आई, फिर पीक पर गई, फिर 0 आई। तो एक साइकिल में करंट की वैल्यू 2 बार पीक पर और 2 बार मिनिमम वैल्यू पर आई। अच्छा, इस पीक वैल्यू को हम लोग I0 से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये जो करंट की वैल्यू होगी, ये जो लेंथ है ये एक्चुअल में कितनी है, I0, और इसी को हम लोग बोलते हैं करंट एम्पलीट्यूड। इसको अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो एक कंप्लीट साइकिल में करंट की वैल्यू 2 बार मैक्सिमम पर और 2 बार मिनिमम पर गई। और अच्छा, करंट की वैल्यू में वेरिएशन को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। अगर किसी सर्किट में बल्ब लगा हो तो करंट की वैल्यू में वेरिएशन होने से जो बल्ब की ब्राइटनेस होगी उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। ब्राइटनेस जिसका कि रिलेशन पावर के साथ होता है और पावर का रिलेशन करंट के साथ होता है। अगर करंट की वैल्यूज में वेरिएशन हुआ तो उसकी पावर में वेरिएशन होगा और जब उसकी पावर में वेरिएशन होगा तो उसकी ब्राइटनेस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो एक बार वो बल्ब जलना स्टार्ट करेगा तो उसकी ब्राइटनेस बढ़ती जाएगी, एक वैल्यू तक पहुंचकर फिर से उसकी ब्राइटनेस डिक्रीज होगी, डिम हो जाएगी, 0 हो जाएगी, उसके बाद फिर उसकी वैल्यूज बढ़ेंगी और एक मैक्सिमम ब्राइटनेस के बाद वो फिर से 0 पर चला आएगा। तो एक साइकिल में एक बल्ब 2 बार जलेगा और 2 बार बुझेगा। उसकी ब्राइटनेस का भी जो ग्राफ आएगा वो कुछ सिनोसॉइडल टाइप का ही कुछ आएगा। आगे चलते हैं और समझते हैं
कि किसी टाइम पर करंट की वैल्यू को हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। किसी इंस्टेंट पर अगर किसी ने आपसे अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू पूछी तो उसकी वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो करंट में जो वेरिएशन होता है वो सिनुसॉइडल होता है। करंट का जो वेरिएशन होता है वो सिनुसॉइडल होता है। तो उसका ग्राफ भी एक सिनुसॉइडल होगा। इक्वेशन ऑफ करंट की इक्वेशन को हम कुछ इस तरीके से शो करते हैं कि I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये I नॉट क्या है, ओमेगा क्या है और टी क्या है और साथ में ही I क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं I नॉट जो होता है वो करंट की मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू होती है। जब करंट में वेरिएशन होता है तो एक ना एक तो ऐसी वैल्यू तो होगी जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। अगर कोई चीज़ वेरी कर रही है तो उसका एक मैक्सिमम वैल्यू होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं करंट एम्पलीट्यूड। करंट की मैक्सिमम वैल्यू करंट एम्पलीट्यूड, या इसी को हम लोग बोल देते हैं I नॉट को हम लोग बोल देते हैं पीक वैल्यू या फिर इसको बोलते हैं करंट एम्पलीट्यूड। अच्छा, ये ओमेगा क्या है, तो ओमेगा को बोलते हैं हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्लास 11th में हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था। फिर से एक बार समझ लेते हैं। ओमेगा इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसका फार्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टाइम पीरियड अल्टरनेटिंग करंट का हम मान लेते हैं टाइम पीरियड टी है। अच्छा, ओमेगा की यूनिट में होती है, ओमेगा को हम लोग मेजर करते हैं रेडियन पर सेकेंड में। तो RAD पर SECOND। ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा का फार्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी और उसकी जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, ओमेगा का एक फार्मूला और होता है, वो होता है ओमेगा दैट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब जैसे 50 हर्ट्ज या फिर 60 हर्ट्ज, इसको हम लोग सिंपल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, बट ओमेगा उसको हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो हम लोगों ने समझा I नॉट क्या है, ओमेगा क्या है। I नॉट करंट की मैक्सिमम वैल्यू या करंट एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू, ओमेगा जिसको हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उसकी हम लोगों ने फार्मूला देखा ओमेगा दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी। I है करंट की इंटरस्टेनियस वैल्यू और T जिस भी टाइम पर, ये जो T है ये रिप्रेजेंट कर रहा है जिस भी टाइम पर हमें करंट की वैल्यू चाहिए, उस टाइम को मैं पुटअप करूँगा इस इक्वेशन में और इसको मैं सॉल्व कर लूँगा और उस इंस्टेंट पे मुझे करंट की इंटरस्टेनियस वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि करंट की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है तो हमें हर सेकेंड पर, हर डिफरेंट टाइम पर करंट की वैल्यूज कुछ अलग मिलेंगी और हम इस ग्राफ से भी उसको समझ सकते हैं। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि T1 टाइम पर करंट की वैल्यू क्या होगी, तो T1 टाइम पर जो करंट की वैल्यू होगी हम कुछ इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ये T1 टाइम पे जो करंट की वैल्यू होगी वो एक्चुअल में इतनी होगी, ये जो लेंथ है वही करंट की T1 टाइम पर उसकी वैल्यू है। ऐसे ही हम डिफरेंट टाइम पर करंट की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं और पढ़ते हैं अल्टरनेटिंग EMF, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट को हम अल्टरनेटिंग EMF के थ्रू प्रोड्यूस कर सकते हैं और EMF में जिस तरीके का वेरिएशन होगा वही वेरिएशन करंट में भी शो होगा। तो करंट का वेरिएशन सिनुसॉइडल था, तो यहाँ पर EMF का भी जो वेरिएशन होगा वो भी सिनुसॉइडल होता है और उसका कुछ इक्वेशन इस तरीके से होता है, वो होता है E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर E नॉट ओमेगा और T ये सारे जो करंट पे रिप्रेजेंट हो रहा था कुछ वैसा ही रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। E नॉट जिसको हम लोग करंट एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, ये जो लेंथ है येलो इसको हम लोग बोलेंगे वोल्टेज एम्पलीट्यूड बोलेंगे, वोल्टेज एम्पलीट्यूड या फिर EMF की पीक वैल्यू। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है E नॉट जो होगा वो होगा पीक वैल्यू
ऑफ ईएमएफ की पीक वैल्यू। तो ई नॉट हो गया पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, और ओमेगा, यहाँ पर ओमेगा जो है वो ईएमएफ अल्टरनेटिंग सोर्स का एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। फिर से ओमेगा का फार्मूला देख लेते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, या फिर ओमेगा इज इक्वल टू 2π/f। यहाँ पर f अल्टरनेटिंग सोर्स की फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी अलग चीज़ होती है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट चीज़ होती है। ई क्या है, यहाँ पर जो ई है वो है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, क्योंकि ईएमएफ में भी वेरिएशन हो रहा है, तो किसी इंस्टेंट पे जो उसकी वैल्यू होगी, हम इस टाइम में टी, जिस भी टाइम पे मुझे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, उस टाइम की वैल्यू मैं पुटअप करूँगा और इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर दूँगा, मुझे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू पता लग जाएगी। तो करंट में वेरिएशन, करंट की मैग्नीट्यूड में वेरिएशन और ईएमएफ की मैग्नीट्यूड में वेरिएशन को हमने समझा। वो दोनों एक इक्वेशन को फॉलो करते हैं। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी एंड ईएमएफ का E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जहाँ पर आई नॉट करंट की पीक वैल्यू और ईएमएफ में ई नॉट वोल्टेज की पीक वैल्यू या ईएमएफ की पीक वैल्यू, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी को प्रेजेंट कर रहा है, और टी वहाँ पर हम जिस भी टाइम पर मुझे कैलकुलेट करना है उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है।